वेलकम एवरीवन। हम अपनी पाइथन की क्लास आज शुरू करते हैं और लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें देखी थी उससे आगे कंटिन्यू करते हैं और हमने मैच स्टेटमेंट्स देखी थी। लास्ट टाइम मैं आपको बताना भूल गया था, मैच स्टेटमेंट्स को दूसरी लैंग्वेजेस में स्विच स्टेटमेंट्स कहते हैं और हमने मैच स्टेटमेंट्स की एक सिंपल एग्जांपल देखी थी। और पाइथन के अंदर जो मैच स्टेटमेंट्स हैं वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। वो इस तरह के आप जो है पाइथन के अंदर मैच स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। यानी मैच स्टेटमेंट सी प्लस प्लस के सिंटेक्स के अंदर अगर हम यूज़ करें तो हम उसमें कैरेक्टर्स पास कर सकते हैं या इंटीजर्स पास कर सकते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर आप यहाँ पे वैल्यू के तौर पे कोई भी चीज़ पास कर सकते हैं। जैसे आप स्ट्रिंग्स के साथ मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग की मैचिंग भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे पाइथन के अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग्स मैच नहीं कर सकते, हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैच कर सकते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पे लिस्ट भी मैच कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँ अपने पास, अगर एक नई लिस्ट नम्स की लिस्ट, और उसमें मैं 3 नंबर्स ऐड करूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू में अपनी लिस्ट पास करूँ, तो मैं यहाँ पे इनफैक्ट लिस्ट को भी मैच कर सकता हूँ काफ़ी डिटेल के साथ। यहाँ तक कि हम आर्गुमेंट्स मैच कर सकते हैं या लिस्ट के एलिमेंट्स मैच कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास अगर 3 एलिमेंट्स वाली लिस्ट है तो मैं उसको ऐसे मैच कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस लिस्ट हैज़ 3 एलिमेंट्स। इसके साथ साथ मैं बाकी केसेस को भी डिफ़ाइन कर दूँ तो मेरे पास आएगा दिस लिस्ट हैज़ 3 एलिमेंट्स। और अगर मैं इसमें से 2 एलिमेंट्स ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास आएगा दिस लिस्ट एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ये इशू था। तो दिस लिस्ट हैज़ 1 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे मैं डॉट लगाया था मैंने कोमा की जगह। तो हम लिस्ट के एलिमेंट्स को मैच कर सकते हैं और हम इनफैक्ट लिस्ट के इंटरनल डिटेल्स को भी मैच कर सकते हैं कि अभी मेरे पास दिस लिस्ट हैज़ 1 एलिमेंट आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे इफ़ भी लिख सकता हूँ कि इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल देन 1। तो अगर 1 ना हो, कोई और नंबर हो, तो मेरे पास दिस लिस्ट हैज़ 1 एलिमेंट आएगा। और चूंकि मेरे पास यहाँ पे 1 है तो ये वाला केस भी स्किप हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा अननोन लिस्ट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ये इम्प्लीमेंटेशन। और इनफैक्ट आप इसको जो है डिक्शनरीज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम डिक्शनरी को देखें, और लास्ट में हमारे पास डिक्शनरी थी यहाँ पे ये नंबर्स की, तो मैं इस डिक्शनरी को कॉपी करके अपने पास यहाँ पे नम्स की जगह डालता हूँ और मैं वैल्यू में नंबर्स यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस डिक्शनरी की वैल्यूज़ को मैच कर सकता हूँ कि मेरे पास केस बन सकता है।
मैं इंडिविजुअल वैल्यूज़ को भी मैच कर सकता हूँ डिक्शनरी के सिंटेक्स से, या मैं ओवरऑल देख सकता हूँ कि केस 1, मैं 1 यहाँ पे इररेलेवेंट है यहाँ पे कि 1 क्या करेगा। तो इफ़ नंबर्स डॉट कीज इक्वल 3, तो यहाँ पे मेरे पास अननोन लिस्ट तो इसको हाँ, कीज़ आएंगी मेरे पास, टोटल कीज़ आएंगी और मैं उसकी लेंथ ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एंड कॉल करूँगा तो मेरे पास अगेन दिस लिस्ट हैज़ 3 एलिमेंट्स, तो वो चल रहा है कि दिस डिक्शनरी हैज़ 3 कीवर्ड्स, या आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है सिर्फ प्लेस होल्डर है, असल में जो इस केस को चीज़ चला रही है वो ये इफ़ स्टेटमेंट है। अगर ये भी ट्रू होती है तो ये वाला केस चलेगा। तो आप पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की पाइथन के अंदर किसी भी चीज़ के साथ। इनफैक्ट यहाँ पे आप वैल्यू में कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट्स और कस्टम क्लासेस भी चलेंगी और आप उनको हर तरह से कॉल कर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास हमने कल इफ़ स्टेटमेंट्स देखी थी, तो हम इफ़ स्टेटमेंट्स को वन लाइनर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जिन्हें हम टर्शरी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अगर मैं उसको यूज़ करूँ तो मेरे पास यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ प्राइस का, या मैं प्राइस को हार्ड कोड कर देता हूँ। मैं प्राइस रखता हूँ 100। इसके बाद मैं जो हूँ यूज़र से उसकी एज पूछ लेता हूँ। एज का वेरिएबल बना के उसमें इनपुट लेते हैं व्हाट इज़ योर एज, और ये चूंकि मुझे आगे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और मैं नंबर चाहता हूँ तो मैं इसको कास्ट करूँगा इंटीजर्स के अंदर, और इसको मैं एज इट इज़ यूज़ कर सकता हूँ। इसके साथ अब हम देखते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन, या मैं प्राइस को यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ना टाइम बचा लेता हूँ कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन व्हाट्स लेट्स से 18, तो फिर जो प्राइस होगी टिकट की प्राइस या कोई भी प्राइस जो आपकी होगी तो वो होगी 12। तो आप यहाँ पे लिख सकते प्राइस इज़ इक्वल टू आधी प्राइस होगी 50, नहीं तो मेरे पास प्राइस होगी फुल प्राइस जो थी हमारे पास 100। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ अपने पास प्राइस को, ये मुझसे पूछेगा एज, और अगर मैं इसको एज बताता हूँ 20 तो मेरे पास प्राइस आनी चाहिए थी 100। यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे से। तो इसका सिंटैक्स वैल्यू हाँ 20 है ना, तो फिर ये इसको ये अब ठीक है, लॉजिकल एरर था। तो अगर एज 20 तो प्राइस 100, और अगर एज जो है वो लेस देन 18 है ऐसे 15 तो प्राइस आधी 50। तो मैं ये टर्नरी ऑपरेटर जो है ये टर्शरी ऑपरेटर यूज़ करके एट द स्पॉट वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। इसके साथ साथ हम जो है पाइथन के अंदर जो पाइथन का एक तरीका है काम करने का कि पाइथन जो है वो ट्रू के साथ मैप करने को मना करती है। यानी कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है शुड कंटिन्यू जो पीछे बना हुआ था, तो मैं इसको
चेक नहीं करूँगा इफ़ शुड कंटिन्यू इक्वल इक्वल ट्रू। मैं यहाँ पे इसके बजाय पाइथन कहती है कि आप इसको अवॉइड करें चेक करना, तो आप यहाँ पे शुड कंटिन्यू लिखते हैं और उसको यूज़ कर लें। और ये तो सेंस बनाता है क्योंकि शुड कंटिन्यू जो था वो बूलियन था, इसके अंदर ट्रू या फॉल्स की वैल्यू थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कस्टम एक स्ट्रिंग बनाता हूँ टेक्स्ट के नाम से और मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ इफ़ टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ string is not empty else print string is empty। तो मेरे पास आएगा कि string is empty। और अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू डाल देता हूँ तो मेरे पास अब आएगा स्ट्रिंग इज़ नॉट एम्प्टी। और अगर मैंने इसका इन्वर्स करना हो चेक तो मैं लिख सकता हूँ इफ़ नॉट टेक्स्ट, कि अगर टेक्स्ट खाली नहीं है तो तब भी दिखाओ कि बल्कि ये उल्टा कर देगा, तो मेरे पास आएगा स्ट्रिंग इज़ एम्प्टी। नॉट जो है उसको इन्वाइट कर देगा कंडीशन को। तो मैं नॉट को रिलेटिवली यूज़ कर सकता हूँ इवैल्यूएशन के लिए बूलियंस में। तो मुझे इसके कि मैप मैच करूँ एक एक ऐसे डेटा टाइप को किसी ख़ास चीज़ के साथ, मैं उसकी एम्प्टीनेस या उसकी फुलनेस को चेक कर सकता हूँ सिंपल उसको कॉल करके या नॉट का कीवर्ड यूज़ करके। इसके साथ साथ पाइथन में हमारे पास लास्ट टाइम हमने देखे थे अनपैकिंग। तो हमने देखा था ट्यूपल्स को अनपैक करना और लिस्ट को अनपैक करना, और पाइथन हमें डिक्शनरीज़ को भी अनपैक करना सिखाता है, दिखाता है बल्कि। अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर्स की डिक्शनरी थी, प्लेसेस की नहीं थी, नंबर्स की डिक्शनरी थी मेरे पास, और मैं उस नंबर्स की डिक्शनरी को यूज़ करूँ तो मेरे पास नंबर्स के अंदर फ़िलहाल यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 कीज़ हैं और 3 वैल्यूज़ हैं। अब मैंने इसको अनपैक करना है, तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को अनपैक करना चाहूँ तो मैं पहले वैल्यूज़ को कॉल करूँगा मेथड, और मैं उसको कहीं पे सेव करूँगा इसकी वैल्यूज़ को। तो मैं यहाँ पे ना 3 वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मैं इसकी वैल्यू सेव कर देता हूँ, और मैं उन सारे वेरिएबल्स को बारी बारी प्रिंट करता हूँ। तो मेरे पास उसकी वैल्यूज़ आएंगी जो वहाँ पे पड़ी हुई थी। और अगर मैंने कीज़ को अनपैक करवाना है तो मैं यहाँ पे कीज़ लिखता हूँ और मैं उसकी कीज़ को अनपैक कर सकता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। और अगर मैंने कीज़ और वैल्यूज़ दोनों को अनपैक करवाना है तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा आइटम्स। लेकिन अब ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि ये मुझे आइटम्स रिटर्न करेगा, और हर आइटम जो है वो उसके कीज़ होती हैं और उसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो उसके लिए मैं ए बी या की वैल्यू यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे ए बी की जगह के भी यूज़ कर सकता हूँ की वैल्यूज़ के लिए, वो ज़्यादा सेंस बनाता है। और अब अगर मैंने इसको यहाँ पे कैच करना है अनपैक्ड की वैल्यूज़ को, तो उसके लिए तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करके दिखाता हूँ तो देखें हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा कि वैल्यूज़ ज़्यादा हैं और मेरे पास वेरिएबल्स कम है। तो मैं इनफैक्ट अगर यहाँ पे मैं एक रैंडम वेरिएबल और भी बनाऊँ और फिर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये ट्यूपल्स बना देता है। तीसरा जो है वो जी में किया लेकिन हम जी को प्रिंट नहीं कर रहे, तो हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं और जो ट्यूपल्स रिटर्न करेगा ये। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये लिस्ट रिटर्न करे कीज़ की और वैल्यूज़ की, यानी कीज़ की लिस्ट एक जगह पे और वैल्यूज़ की लिस्ट एक जगह पे, तो मैं पाइथन के अंदर एक हायर ऑर्डर फंक्शन है ज़िप का, मैं ज़िप कॉल कर सकता हूँ। और ज़िप को हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन ज़िप क्या करेगा कि यहाँ पे मुझे ना 3 नंबर्स डॉट आइटम्स जब अनपैक होंगे तो मुझे उसके बेसिकली
3 ट्यूपल्स मिलेंगे, क्योंकि मेरी जो है डिक्शनरी उसके अंदर 3 आइटम्स हैं या 3 उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स हैं। तो पाइथन जो जब हम उसको अनपैक करेंगे तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट मिलेगा और उसके साथ मुझे 1 का ट्यूपल मिलेगा। इसी तरह मुझे सेकंड के साथ 2 का ट्यूपल मिलेगा और थर्ड के साथ 3 का ट्यूपल मिलेगा। ज़िप क्या करेगा, ज़िप जो है, बल्कि ट्यूपल जो होंगे ना फिर वो की वैल्यू पेयर की सूरत में नहीं होंगे, वो सिंपल 2 एलिमेंट्स होंगे एक ट्यूपल के अंदर। अब ज़िप क्या करेगा, ज़िप जो है वो इस साइड के सारे जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनको लेगा और इस साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेगा और इसकी एक नई लिस्ट बना देगा और इसकी एक डिफरेंट लिस्ट बना देगा। तो यहाँ पे ज़िप ऐसे काम करेगा। उसके बाद में से अनपैक, ये स्टार का ऑपरेटर जो है ना ये उसको खोलता है। तो ये जो ट्यूपल है, इस ट्यूपल में से आइटम्स निकलेंगे, यानी कि ये फर्स्ट जो है ये बाहर आ जाएगा और ये ट्यूपल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ आउटसाइड ट्यूपल रिटर्न होंगी। तो स्टार जो है उसको अनपैक कर रहा है। स्टार जो है हम आगे जाके डिटेल से देखेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट्स जब हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये ऐसे काम कर रहा है। तो इसको अगर मैं रन करूं अपने पास, तो मेरे पास फिर 2 नए ट्यूपल बनेंगे जिसमें एक में सिर्फ कीज़ आएंगी और दूसरे में सिर्फ वैल्यूज़ आएंगी। तो मैं ज़िप के थ्रू ये काम कर सकता हूँ। और ज़िप जो है वो पाइथन के हायर ऑर्डर फंक्शंस में से आता है और भी इसके साथ फंक्शंस हैं और उनको हम आगे साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब अगर हम इससे थोड़ा सा आगे चलें तो हम डिस्कस करते हैं कि पाइथन में फंक्शंस कैसे बनते हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल फंक्शन की बात करूं तो मैं डेफ का कीवर्ड यूज़ करूंगा फंक्शन बनाने के लिए और आगे मैं उस फंक्शन का नाम लिखूंगा और उसके आर्गुमेंट्स पास करूंगा। कॉलन लगा के मैं 4 स्पेसेस का गैप दूंगा और इंडेंटेशन के बाद मैं यहाँ पे जो भी ये फंक्शन काम करेगा उसको मैं कोड करूँगा। और फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं सिर्फ फंक्शन का नाम लिखूँगा और पैरेंथेसिस के सिंटेक्स के साथ मैं उसे कॉल करूँगा तो मेरे पास वैल्यू रिटर्न होगी या फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मैं फंक्शन से वैल्यू रिटर्न भी करवा सकता हूँ और मैं आर्गुमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ। जैसे एक फंक्शन मेरा ऐड का है और वो 2 आर्गुमेंट्स लेता है एक्स और वाई और उनको रिटर्न करवाता है मेरे पास एक्स प्लस वाई की सूरत में। तो मैं इस फंक्शन को अपने पास कॉल करता हूँ 2 और 3 के साथ और मैं जो रिज़ल्ट है उसको एक रिज़ल्ट के वेरिएबल में सेव करता हूँ और प्रिंट करता हूँ रिज़ल्ट को। तो मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब पाइथन जो है कुछ लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं जो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रोसीजर्स जो हैं वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करते और फंक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली ऑलवेज कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। तो अभी जो हमने कोर फंक्शन देखा था हेलो वाला, डेफ हेलो, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा था ग्रीटिंग्स, तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा जबकि ऐड का फंक्शन हमें एक्स प्लस वाई रिटर्न कर रहा है। तो क्या हेलो एक प्रोसीजर है? तो इसका जवाब है कि पाइथन में प्रोसीजर नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाइथन में सब कुछ फंक्शंस ही हैं, चाहे वो रिटर्न करें या ना करें। और अगर मैं उसको रिटर्न कुछ ना करवाए मेरा फंक्शन, तो एक्सप्लिसिटली पाइथन जो है वो बिहाइंड द सीन, अगर मैं कुछ ना रिटर्न करूँ एक्सप्लिसिटली तो पाइथन इम्प्लिसिटली उसको नन रिटर्न करवाएगा। तो अगर मैं हेलो का रिज़ल्ट कैच करूँ, हेलो का फंक्शन कॉल करके, और मैं उसको भी प्रिंट करवाऊँ,
तो मेरे पास ये दिखाएगा कि हेलो का फंक्शन जो है वो हमें नन रिटर्न कर रहा है। तो पाइथन में हर वक्त फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, तो पाइथन में प्रोसीजर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब पाइथन के अंदर हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी आइट से डिफरेंट बिहेव करते हैं। कि पाइथन जो है वो ना तो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और ना ही प्योरली फंक्शनल है और ना ही प्योरली प्रोसीजरल है। ये तीनों चीज़ों का मिक्स है। और पाइथन के अंदर जो फंक्शंस हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स के तौर पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमारे पास बैक एंड सीरीज़ का टॉपिक नहीं है, तो मैं उसको स्किप करता हूँ और मैं फंक्शंस की थोड़ी बहुत जो डिटेल्स रह गई हैं उनको डिस्कस करते हैं। कि पाइथन के अंदर ये जो हमारा ऐड का फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को मैं कहूँगा कि ये जो है ये पोजिशनल आर्गूमेंट्स लेता है। अब पोजिशनल आर्गूमेंट्स क्या हैं, वो सेंस बनाते हैं कि अगर हम एक डिफरेंट ऐड का जो फंक्शन है वो सिमेट्रिकल है, अगर मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊँ जो नॉन सिमेट्रिकल हो, जैसे एक पावर का फंक्शन जो दो नंबर्स ले और उनकी पावर कैलकुलेट करे, पहले नंबर की पावर कैलकुलेट करे, तो उसके लिए मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाता हूँ टेम्प के नाम से। और मैं जो हूँ लिखता हूँ वाइल y इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो टेम्प को मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, y को कम कर दो 1 से, और ख़त्म होने के बाद हमें रिटर्न कर दें आप टेम्प। तो ऐसा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास आर्गुमेंट्स जो हैं वो उनकी पोजीशन मैटर करेगी। यानी कि अगर मैं पावर का फंक्शन कॉल करूँ 2 और 3 के साथ, तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 8। और अगर मैं पावर का फंक्शन कॉल करूँ 3 और 2 के साथ, तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 9। तो आर्गुमेंट की पोजीशन बदलने से यहाँ पे मेरे पास जो है रिज़ल्ट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे आर्गुमेंट्स को हम कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स पाइथन में। और हमारे पास एक और क्लास ऑफ आर्गुमेंट्स है जिन्हें हम कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो कीवर्ड आर्गुमेंट से पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ना अगर मैं कोई एक आर्गुमेंट भी मिस कर दूँ तो मुझे एरर आएगा कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, और उस आर्गुमेंट का नाम है y। तो y मिस है, तो पहला जो मैंने उसको 3 पास किया उसने उसको x असाइन कर दिया, और दूसरी वैल्यू मिसिंग थी तो उसने कहा है कि y मिसिंग है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स आते हैं, किसी भी आर्गुमेंट की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो वो मैं सिर्फ x के लिए नहीं, मैं y के लिए नहीं, मैं दोनों के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँगा तो मेरी जो पहली वैल्यू है वो मेरे पहले आर्गुमेंट को पास होगी, और जो मिसिंग वैल्यू है या जो मैं वैल्यू पास नहीं कर रहा तो उसके लिए दूसरे आर्गुमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा जो कि अगेन 9 है। और अगर मैं दोनों वैल्यू पास करता हूँ तो मेरे पास 27 आएगा, जहाँ पे मेरे पास दोनों जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है वो ओवरराइड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को मैं कॉल कर रहा हूँ, दोनों में वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ एक्सप्लिसिटली। अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को इग्नोर करता हूँ तो मेरे पास दोनों डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट चलेंगे और फिर उसके मुताबिक मेरे पास जवाब आएगा, जो कि अगेन 27 है, जो कि 1 है। तो 1 की पावर 2 1। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर मैं यहाँ से पहले आर्गुमेंट का डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ख़त्म कर दूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ख़त्म कर दूँ, तो ऐसे है कि पाइथन के अंदर ना हम अगर हर आर्गुमेंट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे तो उसको पहले लेके आना पड़ेगा। यानी कि मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं x को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँ और y को मैं छोड़ दूँ। तो ये सिंटेक्स एरर काउंट होगा, यहाँ तक कि अगर मैं इसमें दोनों वैल्यूज़ प्रोवाइड भी कर दूँ तब भी ये फंक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं वो हमेशा लास्ट में आते हैं। तो मैं शुरू में कभी भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट नहीं बना सकता, मैं जितने भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स बनाऊँगा वो एंड पे बनाऊँगा।
इसके साथ हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स कवर होते हैं। अब हम देखते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स कि अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, एरिया रेक्टेंगल का, और मैं यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स यूज़ करता हूँ, विड्थ एंड हाइट। मैं रिटर्न करवाता हूँ विड्थ टाइम्स हाइट, और मैं इसको कॉल करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 12। और अब इस केस में ये थोड़ा सिमेट्रिकल है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बताना होता कि जो 3 है ये विड्थ नहीं है, ये मेरे पास हाइट है, तो मैं इसको ऐसे करके कॉल कर सकता हूँ। मैं उसका आर्गुमेंट का एक्सप्लिसिटली नाम लिख सकता हूँ और फिर उसको वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, और मैं विड्थ के साथ भी ये कर सकता हूँ। तो पाइथन जो है विड्थ को 3 लेगा, विड्थ को 4 लेगा और हाइट को 3 लेगा। बेशक यहाँ पे जो अरेंजमेंट थी वो विड्थ पहले आ रही थी और हाइट बाद में आ रही थी, लेकिन मैं उसको जब खुद कॉल कर सकता हूँ मैं उस अरेंजमेंट को चेंज कर सकता हूँ जितने मर्जी है मेरे पास आर्गुमेंट्स हो उन सब के लिए। और इस केस में भी जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लेट से कलर के नाम से एक आर्गुमेंट ले लेता जो कोई काम नहीं कर रहा, और यहाँ पे मैं कलर पास करना चाहता, तो वो हमेशा शुरू में ही आएगा, तो मेरे पास वैल्यू आएंगी। और अगर मैं इसको इस कलर को किसी और जगह पे ले आऊँगा तो अगेन मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि जब मैं इक्वल वाला सिंटेक्स यूज़ करता हूँ, चाहे मैं फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ या फंक्शन को कॉल करते हुए यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल वाली वैल्यूज़ हमेशा लास्ट में आएंगी और नॉन इक्वल वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा शुरू में आएंगी। तो इसके साथ साथ हमारे फंक्शन की जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो कवर होते हैं। फंक्शन में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वो म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी से रिलेट करती है, कि जो म्यूटेबल वैल्यूज़ हैं उनको फंक्शंस म्यूटेट कर देंगे, और जो इम्यूटेबल वैल्यूज़ हैं उनको फंक्शन कुछ नहीं कहेंगे। तो अगर मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल होते, विड्थ का जो 10 था और जो हाइट थी वो भी 10 थी, तो इसके बाद मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट जो है वो 3 और 4 पास कर रहा हूँ। कलर यूज़ नहीं हो रहा तो मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ यहाँ पे यूज़ करना, और मेरे पास फंक्शन चलना नहीं, मिसिंग। और क्योंकि वो पोजीशनल आर्गूमेंट है तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता, मैं उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ नन की। तो अब मेरे पास हाँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो लास्ट में जाती है, तो ये इशू है। या हम कलर को स्किप भी कर देते हैं। तो मेरे पास विड्थ है और हाइट है, और मैं रिज़ल्ट प्रिंट करवा रहा हूँ, और रिज़ल्ट की जगह मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट प्रिंट कराता हूँ। तो चूंकि मेरे पास इंटीजर्स जो हैं वो इम्यूटेबल हैं, तो इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। ये जो विड्थ और हाइट है ये टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, और ये जो विड्थ और हाइट है ये टोटली सेपरेट चीज़ें हैं। और अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो मेरे पास विड्थ और हाइट की वैल्यू फिर भी 10 ही रहेगी। और इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेता नम्स की, और उस नम्स की लिस्ट के अंदर मैं सिर्फ एक नंबर ऐड कर देता, लेट्स से 0 में ऐड कर देता, और मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता। इस दफ़ा मैं लिस्ट का नाम डिफरेंट रखता हूँ, नंबर्स, और उस नंबर्स की लिस्ट के अंदर मैं रखता हूँ 1 2 एंड 3, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैं नंबर्स भेजता हूँ
और मैं इसको अपने पास प्रिंट करवाता हूँ, नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। तो मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर्स हैं वो म्यूटेट हो रहे हैं, क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जो नंबर्स है ये वाले, ये असल में मेरे ओरिजिनल नंबर्स को म्यूटेट करेगा और मेरे पास जो है आंसर वो डिफरेंट आएगा, या मेरी जो ओरिजिनल जो है लिस्ट वो भी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे मैं अगर रिज़ल्ट को भी प्रिंट करवा दूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट में नन आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट में नन आएगा क्योंकि ये मैं यहाँ पे लिस्ट को यूज़ कर रहा हूँ। और जब मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ तो ये एक नई लिस्ट नहीं मुझे प्रोवाइड कर रहा, उसका रेफरेंस दे रहा है, और मैं रेफरेंस रिटर्न नहीं करवा सकता इस फंक्शन के अंदर से, क्योंकि पाइथन में पॉइंटर्स एज सच उस तरह काम नहीं करते। तो मुझे वो रिटर्न कर रहा है नन, और वो रिज़ल्ट में सेव कर रहा है, और ओरिजिनल जो लिस्ट है मेरी उसको वो मॉडिफाई कर रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं फंक्शंस की पाइथन के अंदर। अब हम थोड़ा सा आगे चलें तो हम पाइथन के अंदर फ़ाइल हैंडलिंग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो फाइल हैंडलिंग के लिए हम यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज हो वो फाइल हैंडलिंग को बफर्स के थ्रू करती है। तो अगर मेरे पास एक फ़ाइल होती और उसमें मेरे पास कोई टेक्स्ट पड़ा होता, और मैं इस फाइल को खोलना चाहता, चाहे मैं वी एस कोड में खोलता हूँ, चाहे मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खोलता हूँ, या किसी तरह भी कंप्यूटर्स के अंदर अगर मैं फ़ाइल को खोलना चाहता हूँ, तो मेरे पास जब मैं फ़ाइल खोलता हूँ तो एक टेम्पोरेरी जगह बनती है जिसको हम बफर कहते हैं। और ये जो फ़ाइल है ये चैनल होती है इस बफर में, और अपने कॉन्टेक्स्ट को भी, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट और अपने जो कंटेंट है उन दोनों चीज़ों को ये कॉपी करती है। और मैं जब भी कोई एडिट करता हूँ किसी चीज़ को, तो मैं असल में उस बफर में एडिट कर रहा होता हूँ। जैसे अगर हम वी एस कोड में कोई कोड लिखते हैं और हम किसी फ़ाइल को खोलते हैं, जैसे हमारे पास मेन डॉट पाई पाइथन की फ़ाइल है, तो मेन डॉट पाई में जो कुछ पड़ा है वो मेरे पास वी एस कोड में खुलेगा, और वी एस कोड की जो मेरी अभी करंट विंडो होगी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो ये वाइट वाली होगी, और जो भी मैं कोड लिखूँगा वो यहाँ पे इस विंडो में लिखा जाएगा। और जब मैं अपने कोड से सेटिस्फाई होऊंगा और मैं उसको सेव करूँगा, तो फिर मेरे पास ये बफर जो है ये राइट करेगा वापस फ़ाइल के अंदर, और जो भी कंटेंट होगा उसको वो फाइल में सेव कर देगा। तो बिल्कुल इसी तरह पाइथन के अंदर और बाकी लैंग्वेजेस के अंदर फाइल हैंडलिंग काम करती है कि हम एक बफर खोलते हैं और उस बफर के थ्रू फाइल से कम्युनिकेट करते हैं। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ डेटा डॉट टी एक्स टी के नाम से, और इस टेक्स्ट फाइल में मैं डमी डेटा ऐड करता हूँ। और अब इस फाइल को हम यहाँ पे अपने पास खोलते हैं। तो फाइल खोलने के लिए ये जो बफर है इसको कुछ लैंग्वेजेस में बफर कहते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस में इसको हम फाइल हैंडलर कहते हैं। जैसे जावा इसको फाइल हैंडलर कहती है, या फाइल ऑब्जेक्ट आप इसे कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक बफर स्पेस है, एक बफर ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फाइल हैंडलर के नाम से या एफ एच के नाम से, और मैं ओपन करता हूँ अपनी फ़ाइल। तो ओपन फंक्शन जो है वो दो आर्गुमेंट्स लेता है बेसिकली। पहली चीज़ वो लेता है फ़ाइल का नाम या फ़ाइल का पाथ, और दूसरी चीज़ वो लेता है मोड। तो फाइल का जो मेरे पास पाथ है वो मेरे पास करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइल पड़ी है, तो मैं उसको उसके नाम से बुला सकता हूँ डेटा डॉट टी एक्स टी, और मैं मोड बताता हूँ कि मैं रीड मोड के अंदर फाइल को खोल रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास मोड होता है वो
रीड ही होता है। अगर मैं यहाँ पे मोड को एक्सक्लूड कर दूँ तो जो मेरे पास कीवर्ड या जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट यूज़ हो रहा है मोड के लिए वो रीड ही है, तो ये फ़ाइल रीड मोड में ही खुलेगी और मैं इस फाइल को पढ़ सकता हूँ। अगर मैं इसका कंटेंट एक जगह पे सेव करूँ एफ एच डॉट रीड का फंक्शन कॉल करके और मैं प्रिंट करवाऊँ अपने पास कंटेंट को, तो मेरे पास कंटेंट आएगा उस फाइल का। और जब हम फाइल खोलते हैं तो फिर हम उसे क्लोज़ भी करना पड़ता है, तो फिर मुझे यहाँ पे क्लोज़ का मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो मैं एफ एच डॉट क्लोज लिखूँगा और मेरे पास फाइल क्लोज़ हो जाएगी। अब ये तो सारी लैंग्वेजेस में होता है ऐसे ही, और पाइथन में भी है। लेकिन पाइथन जो है ना, ये ओपनिंग और क्लोजिंग को भी ऑटोमेट कर देती है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग करनी पड़ेगी, क्लोजिंग वो ऑटोमेटिकली कर लेगी। तो इसी सारे कोड को अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में लिखूं तो मेरे पास, मैं लिखता हूँ, मैं विद का कीवर्ड यूज़ करता हूँ, विद ओपन, आगे मैं फ़ाइल का नाम बताता हूँ, तो फाइल का नाम है डेटा डॉट टी एक्स टी, और फिर मैं मोड बताता हूँ, या मैं मोड ऐसे ही पास कर देता हूँ रीड के नाम से। और आगे मैं उसका जो फाइल हैंडलर या जो मेरा बफर है उसका नाम मैंने क्या रखना है अपने पास अभी कोड में, जो मैं एफ एच ऊपर यूज़ कर रहा था, मैं वही नाम यूज़ करता हूँ। और फिर मैं इस एफ एच को नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे कंटेंट निकाला था तो मैं एफ एच डॉट रीड कर सकता हूँ। और जब तक मैं इंडेंटेशन के अंदर कोड लिखूँगा, यानी यहाँ पे मैं कोई भी कोड लिखता हूँ तो वो सारा कोड तब तक मेरे पास फाइल खुली रहेगी। जैसे ही मैं इंडेंटेशन से बाहर आऊँगा मेरे पास फाइल क्लोज हो जाएगी, और मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली क्लोज का मेथड कॉल नहीं करना पड़ेगा, पाइथन ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज कर देगी। तो मैं ये लाइंस अगर ख़त्म करूँ और यहाँ पे अपने पास प्रिंट करवाऊँ कंटेंट को दोबारा, और ऊपर से मैं इसको कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे फाइल के नाम में एरर है। तो मेरे पास यहाँ पे वही कंटेंट दोबारा आएगा। और अगर मैं मोड चेंज करूँ और मैं इसको रीड राइट मोड में लेके आऊँ तो मैं इस फाइल में डेटा राइट भी कर सकता हूँ। कंटेंट सेव करने से पहले मैं थोड़ा सा डेटा इसमें राइट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ फाइल हैंडलर डॉट राइट का फंक्शन, राइट का मेथड कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं कंटेंट देता हूँ, जैसे न्यू लाइन, और मैं इसको 2 दफ़ा देता हूँ। तो मेरे पास 2 न्यू लाइन के लफ्ज़ आएंगे, न्यू लाइन 1 और न्यू लाइन 2। और चूंकि ये टेक्स्ट फाइल है तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अगर मैं नई लाइन पे चाहता हूँ कि एक लाइन पे न्यू लाइन आए और दूसरी लाइन पे न्यू लाइन वन एक लाइन पे और न्यू लाइन टू डिफरेंट लाइन पे आए, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बैक स्लैश एन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नहीं लगाता तो मैं इसको दिखाता हूँ, नॉट रीडेबल, अनसपोर्टेड ऑपरेशन आई नॉट रीडेबल। तो मेरे पास यहाँ पे जो इशू है, सॉरी, नॉन रीडेबल आ रहा है क्योंकि मैं उसको सिर्फ राइट के मोड में खोल रहा हूँ। तो अगर मैं रीड भी करना चाहता हूँ तो मुझे उसका रीड का मोड भी देना पड़ेगा, रीड राइट, या आई थिंक ये चलेगा नहीं। मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा राइट और रीड के साथ। मोड देख लेते हैं।
रीड प्लस राइट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रीड प्लस राइट यूज़ करूँगा, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। तो खैर हम इसको राइट कर सकते हैं कम से कम। तो अगर मैं इसे यहाँ पे राइट करूँ और मैं इसी को दोबारा कॉल करूँ सिंटेक्स को, तो यहाँ पे मेरे पास न्यू लाइन भी ऐड हो जाएगी आखिर में। और ये जो राइट है ये ओवरराइड कर देगा पिछली लाइनों को। तो अगर मैं उस पर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपेंड का मोड यूज़ करूँगा। तो मेरे पास दो दफ़ा ये कॉल हो रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे बेहतर करके। तो हम फाइल्स को रीड कर सकते हैं और फाइल्स को राइट कर सकते हैं। अब अगर हम लास्ट चीज़ की तरफ जाएं जो हमने देखी थी कि हमारे पास जो है मैच केसेस वो काफ़ी पावरफुल है पाइथन के अंदर। तो उसके मैं कोई रियल वर्ल्ड सिनारियो लेके आऊँ मैच का, तो मेरे पास आता है कि हम मैच को यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरीज के साथ कुछ इस तरह एपीआई रिस्पॉन्सेज हैंडल करने के लिए। तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ हैंडल एपीआई रिस्पॉन्स का, जो कि आर्गुमेंट में एक रिस्पॉन्स लेता है और मैं यहाँ पे मैच कर रहा हूँ रिस्पॉन्सेज के ऊपर। तो अगर मेरे पास एपीआई का जो स्टेटस है वो सक्सेसफुल आता है और मुझे डेटा वो रिटर्न करती है इस ख़ास फॉर्मेट में, तो मैं प्रिंट करवाता हूँ कि मुझे ये डेटा इस फॉर्मेट में रिटर्न हुआ है सक्सेसफुली। अगर मुझे कोई एरर आता है तो मैं उसको एरर मैसेज को प्रिंट करवाता हूँ। और अगर मुझे कोई पेंडिंग का बेसिकली वैल्यू रिटर्न आती है एपीआई के कॉल के थ्रू, तो मैं उसको फिर इस तरह दिखाता हूँ। और अगर मुझे किसी और फॉर्मेट में आती है तो मैं अननोन रिस्पॉन्स फॉर्मेट के साथ उस केस को हैंडल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इन तीनों केसेस को तीन मुख्तलिफ एपीआईज़ के थ्रू कॉल कर रहा हूँ या एपीआई रिस्पॉन्सेज के थ्रू डमी डेटा के थ्रू मैं कॉल कर रहा हूँ। और मैं इसको अपने पास अगर रन करूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा पाइथन 3 वीक 1 08 मैच स्टेटमेंट्स और मैच एग्जाम्पल्स डॉट पाई। तो मेरे पास यहाँ पे तीनों तरह के केसेस चलेंगे और अगर मैं इनमें से दो केसेस को कमेंट आउट कर दूँ और मैं इसको फिर अपने पास रन करूँ तो मेरे पास तीसरा केस चलेगा, जो कि ये है। और अगर मैं इसको किसी और से कॉल करूँ तरीके से जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, तो मेरे पास जो है वो स्टिल प्रोसेसिंग। फाइल सेव करके मैं इसको फिर कॉल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्टिल प्रोसेसिंग ही आ रहा है। तो ये अच्छा है, पता चल गया कि पाइथन जो है वो इसको नहीं देखेगा, वो यहाँ तक मैच करेगा और अगर वो जो मैच मिल रहा है तो उसको वो रन कर देगा। और अगर यही मैं इसको शुरू में ले आता तो मुझे वो एरर देता या मुझे वो लास्ट केस को रन करके देता। एरर मैसेज।
लास्ट केस ही चल रहा है। तो जब तक उसे एक भी वैल्यू मिल रही है यहाँ से मैच होती हुई, तो वो उस केस को रन कर रहा है। गुड। इसके साथ साथ हम इसको डेटाबेस के कनेक्शंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये सारा कोड ऊपर वाला कमेंट आउट करूं, तो हम इसको डेटाबेस के कनेक्शंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या मैच कर सकते हैं। तो मेरे पास, मैं डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ, और अगर वो कॉन्फ़िगरेशन किसी ख़ास केस में है तो मैं उसको एज इट इज़ यूज़ करता हूँ, और मुख्तलिफ़ केसेस के साथ मैं उसे मैच करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक केस रन करता हूँ अपने पास, तो कनेक्टिंग टू पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस एज एडमिन, जो कि ये पहला वाला केस है। तो ये इस तरह मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने पास पाइथन के अंदर। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर है मेरे पास कि मैं आ, जो है डायरेक्ट स्टेटस कोड के ऊपर मैच करूं। तो अगर मैं मैच स्टेटमेंट यूज़ करता हूं किसी स्टेटस कोड के साथ, और मैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटस कोड हैंडल करता हूं, जैसे मेरे पास 200 का केस आता है, तो मैं प्रिंट करवाता हूं कि ओके। अगर मेरे पास स्टेटस कोड आता है 201 का या 202 का, तो मैं प्रिंट करवाता हूँ कि रिसोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आता है जो कि बेसिकली 400s के अंदर है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 400 से वो ज़्यादा का है, और 499 से कम का है। तो इन सारों के लिए मैं प्रिंट करवा सकता हूँ कि क्लाइंट एरर। तो यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी पड़ेगी, तो इसका मुझे वो एरर दे रहा है, तो वही कोड मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में भी दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे इफ़ बना रहा हूँ, तो मैं इफ़ लिखूँगा। और यही काम मैं 500 के साथ भी कर सकता हूँ, जो कि सर्वर एरर बन जाएगा। और यहाँ पे मैं कोड की वैल्यू देता हूँ 200, और मैं इसको अपने पास रन करता हूँ, तो मेरे पास आएगा ओके। और अगर मैं कोड की वैल्यू देता हूँ 501, तो मेरे पास आएगा सर्वर एरर। तो मैं सिंगल वैल्यूज़ के ऊपर भी मैच स्टेटमेंट काफ़ी टेक्निकली लगा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं पाइप के थ्रू इसको और यूज़ कर रहा हूँ। मैं मल्टीपल पाइप्स भी लगा सकता हूँ, 203 सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको पाइप चेन लगा सकता हूँ, बहुत सारे पाइप्स लगा के मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ के मैच कर सकता हूँ इसी केस के अंदर। तो बेसिकली दिस इज़ इट फॉर मैच स्टेटमेंट्स, और या दैट्स इट। थैंक यू।